हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समाजशास्त्र के एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक रहेगा आज हमारा वर्ण व्यवस्था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं क्लास सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वर्ण व्यवस्था की बात करें तो वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्थिरीकरण की एक प्रणाली है, जहाँ पे व्यक्ति क्या है, समान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या फिर हमारी शैक्षणिक स्थिति के आधार पर समूहों में वर्गीकृत होते हैं। ये क्या करते हैं, ये हमारी सामाजिक गतिशीलता की एक मुक्त अवस्था होती है, अर्थात इसमें आप निचले पायदान से ऊपरी पायदान में आसानी से जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति अपनी योग्यता और प्रयासों से एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है। अब हम बात करेंगे, यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए वर्ग की परिभाषा, ये वर्ग से क्या आशय, तो वर्ग का आशय समान स्थिति वाले व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जिसमें व्यक्ति क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए देखें, जैसे हमारे शिक्षक वर्ग होते हैं, विद्यार्थी वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, ये सब क्या होते हैं, एक ही समूह से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें एक वर्ग माना जाता है। अब हम बात करेंगे वर्ग का आधार क्या होता है। वर्ग के आधार की बात करें तो वर्ग का आधार सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति या फिर योग्यता हो सकती है, अर्थात इन आधारों पर ये वर्ग का निर्माण हो सकता है। परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि वर्ग की क्या विशेषताएं हैं, तो वर्ग की विशेषताओं के रूप में हम देखते हैं कि वर्ग की बहुत सारी विशेषताएं होती है। जैसे पहली विशेषता आती है सामाजिक संस्तरण, मतलब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। बात करें इसकी तो वर्ग क्या सामान्यतः संस्तरों में पाए जाते हैं। वर्ग क्या होते हैं, सामान्यतः संस्तरणों में पाए जाते हैं, जिसमें क्या है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग होते हैं, और ये सारे वर्ग क्या होते हैं, एक पदानुक्रमित संरचना में संरचित रहते हैं। बात करें वर्ग की तो वर्ग क्या होती है, एक मुक्त व्यवस्था होती है, मतलब ओपन सिस्टम होता है। वर्ग व्यवस्था एक खुली और मुक्त व्यवस्था होती है, मतलब व्यक्ति जिसमें अपनी स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार किसी भी वर्ग में मिल सकता है या जा सकता है। इसमें जन्म के आधार पर इसमें कोई बाधा नहीं होती, अर्थात जन्म का इसमें कोई लेने देना या रोल नहीं होता है, जिस तरह जाति में होता है। बात करें जन्म का महत्व नहीं, वर्ग विशेष की सदस्यता के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार आवश्यक होता है, न कि जन्म। योग्यता और प्रयास इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या योग्यता और प्रयास इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। बात करें वर्गों की तो वर्गों में सामाजिक दूरी, प्रत्येक वर्ग के सदस्य आपस में घनिष्ठता बना के रखते हैं। जो भी सदस्य होते हैं वर्ग के, वे सभी सदस्य क्या होते हैं, अपने आप में घनिष्ठता बना के रखते हैं, जबकि अन्य वर्गों के सदस्यों से वो थोड़ी दूरी बना के रखते हैं। बात करें वर्ग चेतना का समावेश, तो प्रत्येक वर्ग के सदस्य ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी पद प्रतिष्ठा दूसरे वर्गों की अपेक्षा उच्च है या निम्न है, मतलब दूसरे वर्गों की अपेक्षा वह उच्च है या निम्न है, ये सभी वर्ग जानते हैं। ये सामूहिक पहचान की भावना को जन्म देता है। ये क्या होता है, सामूहिक पहचान की भावना को जन्म देता है। जिस प्रकार थर्ड ग्रेड टीचर सेकंड ग्रेड टीचर समूह से निम्न होते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड टीचर हमेशा लेक्चरर ग्रुप से निम्न होते हैं। बात करें परस्पर निर्भरता की, तो समाज में पाए जाने वाले सभी वर्गों में परस्पर निर्भरता पाई जाती है, जैसे हमारे पूंजीपति और मजदूर वर्ग में, शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग में। तो इस तरह आपस में इनमें परस्पर निर्भरता पाई जाती है। कोई भी वर्ग पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं होता है। क्या कोई भी वर्ग पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं होता है। बात करें उपवर्गों की, तो वर्ण व्यवस्था में उपवर्ग भी पाए जाते हैं, मतलब वर्गों के उपवर्ग या और भी इसके पार्ट कर सकते हैं हम। जैसे हमारे मजदूर वर्ग के अंतर्गत बीड़ी श्रमिकों का एक वर्ग आता है, मध्यम वर्ग में उच्च मध्यम वर्ग आते हैं और निम्न मध्यम वर्ग आते हैं, तो इस तरह हम उनके और भी भाग कर सकते हैं। बात करें वर्ग की, तो वर्ग क्या है, एक अस्थिर व्यवस्था है। तो बात करें इसकी, तो वर्ग व्यवस्था की धारणा अस्थिर होती है। क्या वर्ग व्यवस्था की धारणा अस्थिर होती है, अर्थात वर्ग व्यवस्था में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। वर्ग व्यवस्था में क्या होता है, समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों के साथ वर्गों की संरचना भी बदल सकती है। जैसे हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन करते हैं, तो इन परिवर्तनों के साथ वर्गों की संरचना भी बदल सकती है। ये हमने वर्गों की विशेषताएं देखी। अब हम बात करेंगे वर्ग के आधार क्या है। तो वर्ग व्यवस्था के बहुत सारे कारक होते हैं जिनके आधार पर हम वर्ग बना सकते हैं। जैसे पहले हम देखते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में, अर्थात आय, धन, संपत्ति, पूंजी, इनके आधार पर वर्गों का निर्माण किया जा सकता है। फिर शिक्षा, मतलब शैक्षणिक योग्यता और स्तर के आधार पर वर्गों का निर्माण किया जा सकता है। फिर व्यवसाय की प्रकृति, मतलब पेशेवर, कुशल, अकुशल श्रम, अर्थात इनके आधार पर वर्गों की व्यवस्था या निर्माण किया जा सकता है।
बात करें सामाजिक स्थिति की तो प्रतिष्ठा, सम्मान और प्रभाव इनके आधार पर वर्ग बन सकते हैं। निवास की बात करें तो कोई व्यक्ति ग्रामीण है, कोई व्यक्ति शहरी है या कोई व्यक्ति पौष इलाके में रहता है, तो इस आधार पर वर्गों का निर्माण किया जा सकता है। बात करें धर्म की तो कुछ हद तक धर्म भी वर्गों का निर्माण करता है, जैसे धार्मिक समूह के प्रभाव और स्थिति के कारण वर्गों का निर्माण हो सकता है। जाति की बात करें तो आधुनिक संदर्भ में तो कम होता है जाति का प्रभाव, लेकिन ऐतिहासिक रूप से संस्तरीकरण का कारण जाति ही रहा था। तो इस तरह हमने देखा वर्ग व्यवस्था के आधार कौन कौन से हैं जिनके आधार पर वर्गों का निर्माण होता है। बात करें रॉबर्ट बीयरस्टीड की तो उनके वर्ग निर्धारण के 7 आधार थे, अर्थात उन्होंने वर्गों के निर्माण के लिए 7 आधार माने। पहला आधार था उनका संपत्ति, धन, पूंजी या आय। दूसरा आधार था परिवार या रक्त समूह, जिसे हम क्या कहते हैं, वंशानुगत प्रतिष्ठा। तीसरा आता है निवास का स्थान, जैसे हमारे उच्च वर्ग के क्षेत्र होते हैं, निम्न वर्ग के क्षेत्र होते हैं, ऐसे तो पर निवास का स्थान। चौथा होता है निवास की अवधि, भाई कोई भी व्यक्ति किस स्थान पर कितने लंबे समय तक निवास कर रहा है, तो उससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है या घटती है, इस आधार पे वर्ग का निर्माण होता है। जैसे पेशा, कोई व्यक्ति किस पेशे में रोजगार रहता है उस पर भी आधारित है। ये बीयरस्टीड के अनुसार है वर्गों के आधार। छठा आता शिक्षा, सातवां आता धर्म। कुछ समाजों में धर्म भी क्या करते हैं, वर्ग के निर्माण का आधार बनते हैं। तो रॉबर्ट बीयरस्टीड के अनुसार हमने धर्म वर्गों के निर्माण के आधार देखे। अब हम देखेंगे थॉर्स्टीन वेबलन के अनुसार वर्गों के प्रकार। तो थॉर्स्टीन वेबलन ने वर्गों को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। जैसे एक वर्ग आता हमारा लेजर वर्ग, मतलब परजीवी या अनुत्पादक वर्ग। अनुत्पादक विलासी वर्ग, मतलब वे लोग जो उत्पादन में सीधे शामिल नहीं होते हैं, वे लोग जो क्या है उत्पादन में सीधे शामिल नहीं होते बल्कि अपनी संपत्ति और विरासत से जीवन यापन करते हैं और विलासी जीवन जीते हैं। बल्कि क्या करते हैं, अपनी जो संपत्ति है, जो विरासत है, जो दादा परदादाओं से उन्हें मिली है, उनसे जो प्राप्त हुआ उनसे क्या जीवन यापन करते हैं और विलासी जीवन जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कमाई नहीं है। दूसरे होते हैं हमारे पुराने रईस या नवाब, जो ओल्ड मनी की बात करते हैं, जिनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी से धन और प्रतिष्ठा रही है। तीसरा होता है हमारा नवधनाडे, सट्टेबाज, जिनको अचानक धन प्राप्त होता है, उनकी बात कर रहे हैं। वे जिन्होंने हाल ही में धन कमाया और अक्सर अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो तीसरा ये आता है। चौथा आता है हमारा उत्पादक श्रमजीवी, मतलब प्रोडक्टिव लेबरर्स, मतलब वे जो शारीरिक मानसिक श्रम करके उत्पादन में संलग्न होते हैं। वे जो शारीरिक और मानसिक श्रम करके क्या है उत्पादन में संलग्न होते हैं, वो हमारे उत्पादक श्रमजीवी कहलाते हैं। तो हमारे थॉर्स्टीन वेबलन के अनुसार वर्गों के 4 प्रकार थे। अब हम देखेंगे वर्ग व्यवस्था के महत्व, गुण या प्रकार की बात करें तो वर्ग व्यवस्था के कुछ सकारात्मक पहलू या कार्य भी होते हैं, जिन्हें क्या है, हालांकि इनके दोष भी होते हैं जिनको आप नकार नहीं सकते, लेकिन हम इनको भी देखेंगे। सबसे पहले गुणों की बात करें तो आर्थिक विकास में वृद्धि, तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। इससे वर्ग व्यवस्था से क्या होता है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर और व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास में योगदान देता है। ये क्या करता है, आर्थिक विकास में योगदान देता है। दूसरा आता है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा आधुनिकीकरण में वृद्धि, तो योग्यता और प्रयासों को पुरस्कृत करके, या योग्यता और प्रयासों को पुरस्कृत करके व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये क्या करता है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा आधुनिकीकरण में वृद्धि की बात करें तो योग्यता और प्रयासों को पुरस्कृत करता है, मतलब इनाम देता है, आगे बढ़ने का मौका देता है। इससे व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। तीसरा आता है जाति व्यवस्था और असमानता को कम करता है, अर्थात जन्म आधारित जो जातिगत बाधाएं होती है इनको तोड़कर योग्यता आधारित जो सामाजिक गतिशीलता है उसको बढ़ावा देता है। कौन? वर्ग व्यवस्था। फिर बात करें हमारे सतत विकास और गरीबी उन्मूलन में सहायक है। यह क्या हमारे सतत विकास और गरीबी उन्मूलन में सहायक है, गरीबी को कम करने में सहायता करता है। तो व्यक्तिगत उपलब्धि और आर्थिक उन्नति के अवसर प्रदान करके ये क्या करता है, सतत विकास करता है और गरीबी उन्मूलन में सहायता करता है। पांचवा आता हमारा आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि, मतलब मानवाधिकार, स्वतंत्रता, समानता जैसे जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं इनको ये बढ़ावा देता है। क्यों? क्योंकि जन्म की बजाय योग्यता पे आधारित है। क्यों? क्योंकि जन्म के आधार बजाय किस पे, योग्यता पे आधारित है वर्ग व्यवस्था। छठा आता नवीन तकनीकों में वृद्धि, मतलब व्यक्तिगत नवाचार उद्यम को प्रोत्साहित करना। क्या? व्यक्तिगत नवाचार उद्यम को प्रोत्साहित करना मतलब नवीन तकनीकों में वृद्धि। तो इस तरह हमने महत्व देखा वर्ग व्यवस्था का। अब हम देखेंगे वर्ग व्यवस्था के अवगुण, दोष या चुनौतियाँ। पहली चुनौती की बात करें तो धन के महत्व में वृद्धि होती है और आर्थिक लालच बढ़ता है, जिसमें कुछ वर्ग क्या होते हैं, अत्यधिक लाभ कमाने के चक्कर में क्या धन को बहुत ज़्यादा महत्व देना शुरू करते हैं।
तो धन को अत्यधिक महत्व देने से आर्थिक असमानता बढ़ती है और इससे लालच में वृद्धि होती है। पश्चिमीकरण में वृद्धि की बात करें तो आधुनिक वर्ग व्यवस्था अक्सर पश्चिमी आर्थिक मॉडल होते हैं उनके साथ जुड़ी हुई रहती है। जो हमारी आधुनिक वर्ग व्यवस्था है ये क्या करती है, अक्सर जो हमारे पश्चिमी आर्थिक मॉडल होते हैं उनसे जुड़ी होती है, पूंजीपति मॉडल होते हैं उनसे जुड़ी होती है, जिससे क्या होता है पश्चिमी जो सांस्कृतिक पश्चिमीकरण देशों के अंदर बढ़ रहा है। फिर डिजिटल डिवाइड में वृद्धि, तो प्रौद्योगिकी तक पहुंच में असमानता क्या करती है, डिजिटल डिवाइड को जन्म देती है। अर्थात कुछ तकनीकी रूप से बहुत आगे हैं और कुछ तकनीकी रूप से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, जिससे हमारे उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। फिर अकुशल श्रमिक है इनके लिए हानिकारक, तो यह व्यवस्था क्या अक्सर अकुशल श्रमिकों जिनके पास आवश्यक कौशल नहीं है उनके लिए क्या अवसर सीमित कर देती है। यह व्यवस्था क्या करती है, अक्सर अकुशल श्रमिकों और जिनके पास जो आवश्यक कौशल नहीं है उनके लिए क्या अवसर सीमित कर देती है। फिर भ्रष्टाचार में वृद्धि, तो धन और शक्ति की लोलुपता क्या करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है। धन और शक्ति की लोलुपता क्या करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकती है। फिर भौतिकवादी मूल्यों में वृद्धि से नैतिकता में पतन, तो भौतिकवादी मूल्यों पर अत्यधिक जोर देने से क्या होता है, सामाजिक नैतिकता और मानवीय संबंधों में गिरावट आ सकती है। किससे, भौतिकतावादी जो मूल्य हैं उनको यदि आप बढ़ावा दोगे तो इससे हमारे सामाजिक नैतिकता और सामाजिक संबंधों में गिरावट आ सकती है। तो ये हमने हानियाँ देखी। अब हम देखेंगे वर्ग व्यवस्था की उत्पत्ति के कारण। तो आधुनिक जो वर्ग व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति के कई कारण हैं। पहला कारण आता है हमारा कौन सा, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। इसकी बात करें तो औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण ने नए व्यवसाय और आर्थिक अवसर पैदा किए। जो हमारा औद्योगिक क्रांति और शहरीकरण है इन्होंने क्या किया, नए व्यवसाय और आर्थिक अवसर पैदा किए, जिससे हमारी पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं कमजोर हुई है और नए नए वर्ग उभर कर आए हैं। बात करें आंदोलनों की, और कैसे आंदोलन, वो भी लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि वाले आंदोलन। तो समानता और न्याय के लिए जो आंदोलन हुए हैं, क्या समानता और न्याय के लिए जो आंदोलन हुए हैं उन्होंने जो जन्म आधारित व्यवस्थाएं हैं उनको चुनौती दी और योग्यता आधारित जो वर्ग व्यवस्था है इसको बढ़ावा दिया। फिर पूंजीपति अर्थव्यवस्था का विकास, क्या पूंजीपति अर्थव्यवस्था का विकास की बात करें तो पूंजीवादी व्यवस्था ने संपत्ति और उत्पादन के साधनों के पूंजीवादी व्यवस्था ने संपत्ति और उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के आधार पर नए नए वर्ग, तो कौन कौन से, पूंजीपति और मजदूर वर्ग, इनको जन्म दिया। चौथा कारण आता है हमारा सूचना और संचार क्रांति। तो सूचना तक आसान पहुंचने, तो इस सभी का क्या है, सूचना के अधिकार के तक सूचनाओं तक आसानी से पहुंच बढ़ रही है और इस पहुंच ने ज्ञान और कौशल के महत्व को बढ़ाया है, जिससे नए नए वर्गों का उदय हुआ है। जिससे क्या हुआ, नए वर्गों का उदय हुआ है। बात करें हमारे औद्योगिक क्रांति और तकनीकी का विकास, तो इसने उत्पादन के तरीकों को बदल दिया है। जो औद्योगिक क्रांति और तकनीकी विकास की बात करते हैं इसने उत्पादन के तरीकों को बदल दिया है, जिससे श्रम का विभाजन हुआ और विशेषज्ञता के आधार पर नए नए हमारे व्यावसायिक वर्ग बने। तो इस तरह हमने देखा वर्ग व्यवस्था के उत्पन्न होने के कौन कौन से कारण हैं। बात करें छठा कि सामाजिक वर्गों का निर्माण की बात करें, वो भी किसके अनुसार, मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो कार्ल मार्क्स ने विभिन्न समाजों में वर्ग व्यवस्था का उल्लेख ऐतिहासिक जो भौतिकवाद है इनके सिद्धांत के तहत किया है। अर्थात हम बात करें वर्ग व्यवस्था की और कार्ल मार्क्स की बात ना हो ये संभव ही नहीं है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार देखें तो सबसे पहले थे हमारे आदिम साम्यवादी समाज, मतलब जब जंगलों में लोग रहते थे उस समय की बात कर रहे हैं। तो इस युग में उत्पादन के साधनों पर सभी का समान स्वामित्व था, मतलब जंगल पे और वस्तुएं जितनी भी थी सब पे सभी का समान रूप से अधिकार था। सब मिलकर उत्पादन करते थे और सभी आपस में उनको मिलके बांट लेते थे। वर्ग व्यवस्था उस समय उत्पन्न नहीं हुई थी। वर्ग व्यवस्था की बात करें तो उस समय वर्ग व्यवस्था उत्पन्न नहीं हुई थी। फिर दासत्व युग में वर्ग की बात करें तो समाज में निजी वर्गों के विचारों का उदय हुआ। इसमें क्या हुआ, दासत्व युग में कि कुछ लोग मालिक बन गए, कुछ लोग दास बन गए। तो इसमें क्या हुआ, समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ। इस युग में बल और शक्ति के आधार पर उत्पादन के साधनों पर कुछ लोगों का अधिकार हो गया। किस आधार पर, बल और शक्ति के आधार पर जो उत्पादन के साधन थे उन पर कुछ लोगों का अधिकार हो गया। कुछ लोगों ने दासत्व स्वीकार कर लिया, मतलब इसमें कुछ तो मालिक बन गए जिनके पास उत्पादन के साधन थे, या जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं थे वो दास बन गए। मालिक मतलब मालिक और दास जैसे जो वर्ग थे उस समय उनका उदय होता है। फिर सामंती समाज में वर्ग की व्यवस्था की बात करें तो इस युग में वर्गों का स्पष्ट रूप से विभाजन हुआ, मतलब सामंत वर्ग और किसान वर्ग, भू स्वामी और भूदास, इस तरह के जो वर्ग थे उस समय उत्पन्न होते हैं। किसानों की स्थिति की बात करें तो किसानों की स्थिति पूर्ण रूप से दासों जैसी नहीं थी। इस समय जैसे आज के स्लेव होते हैं उस समय की वैसी स्थिति किसानों की नहीं हुआ करती थी, किंतु उन पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध थे और वे प्रतिबंध
की बात करें तो, और वो साथ ही साथ क्या थे, सामंतों के अधीन भी हुआ करते थे। किसान क्या थे, हमारे सामंतों के अधीन हुआ करते थे। बात करें पूंजीपति, जो पूंजीपति समाज है उसमें वर्गों की बात करें, इस युग में मशीनों का आविष्कार हुआ, नए नए उद्योग धंधों का विकास होता है और उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार हो जाता है, पूंजीपतियों या फिर हमारे पूंजीपतियों या फिर मालिकों का अधिकार हो जाता है। जबकि उत्पादन का कार्य श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या, उत्पादन का कार्य तो हमारे श्रमिकों के द्वारा किया जाता है और उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होता है, हमारे पूंजीपति वर्ग का या मालिक का। मार्क्स ने श्रमिक वर्ग को सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा था। ये आप याद रखेंगे इन दो शब्दों को, श्रमिक वर्ग को तो सर्वहारा वर्ग और पूंजीपति वर्ग, पूंजीवादी वर्ग को बुर्जुआ वर्ग कहा था। फिर आता हमारा वर्ग संघर्ष, एक क्लास स्ट्रगल की बात करें तो क्लास स्ट्रगल की परिभाषा की बात करें तो वर्ग संघर्ष की पूर्ण विवेचना हमारे कार्ल मार्क्स ने ही की है। मतलब इसके बारे में ठीक से यदि किसी ने बताया है तो वो कौन थे, हमारे कार्ल मार्क्स थे। बात करें उनकी तो उनके अनुसार इतिहास के प्रत्येक युग में समाज में दो वर्ग हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। बात करें विकास का इंजन तो कार्ल मार्क्स का मानना है कि वर्ग संघर्ष से ही विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, अर्थात दो विपरीत वर्गों में जब संघर्ष होता है तभी विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। एक व्यवस्था समाप्त होती है, उसकी जगह दूसरी व्यवस्था या दूसरी अवस्था ले लेती है। मतलब एक वर्ग संघर्ष में एक व्यवस्था तो समाप्त होती है, उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था जन्म लेती है। बात करें कार्ल मार्क्स के अनुसार तो संघर्ष का कारण क्या है, संघर्ष का मूल कारण है हमारे उत्पादन के साधन है उनका स्वामित्व। क्या उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास है, इसके आधार पर हमारे संघर्ष होता है। बात करें संघर्ष की तो संघर्ष की किस तरह से प्रक्रिया होती है, सबसे पहले वर्गों का निर्माण होता है, फिर वर्गों में चेतना आती है, फिर वर्ग चेतना तीव्र हो जाती है और तीव्र होने के बाद उन वर्गों के बीच में संघर्ष होता है। तो ये वर्ग संघर्ष की एक प्रक्रिया है जिसे आप याद रखेंगे। बात करें कई बार आप इससे परीक्षा में पूछ लिया जाता है वर्ग संघर्ष तो ठीक है लेकिन वर्ग चेतना क्या है। तो बात करें कार्ल मार्क्स के अनुसार तो मजदूर का जीवन क्या है, कितना ही दयनीय क्यों न हो, मजदूर का जीवन कितना ही दयनीय क्यों न हो, जब तक उसे में यह चेतना नहीं आती कि वह अकेला नहीं बल्कि दुनिया के सभी मजदूरों की हालत ऐसी है जैसी उसकी है, तब तक वो वर्ग नहीं बना सकता, जब तक उसमें यह चेतना नहीं आती। बात करें वर्ग निर्माण का आधार, अतः वर्ग चेतना वर्ग संगठन दो ऐसे आधार है जिन पे हमारे वर्ग की संरचना खड़ी होती है। क्या वर्ग चेतना वर्ग संगठन क्या है, दो ऐसे आधार है जिन पे क्या होता है, वर्ग की संरचना खड़ी होती है। बात करें मार्क्स और एंजल्स की अवधारणा, मार्क्स और एंजल्स की अवधारणा की बात करें तो वर्ग चेतना को स्पष्ट करने तो मार्क्स और एंजल्स ने दो अवधारणाएं दी थी। एक आता हमारा क्लास इन इटसेल्फ, और ये दो आप याद रखें, एक तो क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ, दोनों का आप याद रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्लास इन इटसेल्फ की बात करें तो हमारी यह वर्ग की जो वस्तुनिष्ठ स्थिति है इसको दिखाता है, जहाँ पे हमारे सदस्य क्या है, समान आर्थिक स्थिति साझा करते हैं। जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, समान आर्थिक स्थिति साझा करते हैं, लेकिन उन्हें क्या अपनी सामूहिक स्थिति और हितों का ज्ञान नहीं होता कि उनके हित किन किन चीज़ों में है, इसके बारे में वह नहीं समझते हैं। वे क्या होते हैं, अपने आप में एक वर्ग होते हैं, वे क्या अपने आप में ही एक वर्ग होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, क्लास इन इटसेल्फ। फिर आता क्लास फॉर इटसेल्फ, इसकी बात करें तो यह वर्ग की व्यक्तिपरक स्थिति को दर्शाता है कि व्यक्ति के बारे में समझाने की कोशिश करता है, जहाँ पे हमारे सदस्य अपनी वस्तुनिष्ठ स्थिति, सामूहिक हितों और अन्य वर्गों के साथ संघर्ष को पहचान जाते हैं कि उनके किन के साथ संघर्ष है, उनके हित किस में है और उनकी वास्तविक स्थिति अभी क्या है, इसके बारे में वो पहचान जाते हैं। वे अपने लिए एक वर्ग के रूप में संगठित होते हैं, वे क्या अपने लिए एक वर्ग के रूप में संगठित होते हैं और अपने हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। बात करें वर्ग चेतना की प्रक्रिया की वर्ग चेतना की प्रक्रिया क्या है, तो कार्ल मार्क्स ने क्लास इन इटसेल्फ से लेकर क्लास फॉर इटसेल्फ की प्रक्रिया को ही वर्ग चेतना कहा है। कार्ल मार्क्स ने क्या किया है, क्लास इन इटसेल्फ से लेकर क्लास फॉर इटसेल्फ की प्रक्रिया है, इसको ही क्या कहा है, वर्ग चेतना कहा है। अब हम देखेंगे सामाजिक विचारधारा। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि सामाजिक विचारधारा किसे कहते हैं, आप इसके बारे में क्या समझते हैं। तो सामाजिक विचारधारा क्या होती है, विचारों, विश्वासों, मूल्यों और सिद्धांतों का एक सुसंगत समूह होता है। सामाजिक विचारधारा क्या होती है, विचारों, विश्वासों, मूल्यों और सिद्धांतों का एक सुसंगत समूह होता है जो किसी समाज और उसके भीतर के किसी विशिष्ट समूह के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को समझने, व्याख्या करने और आकार देने का प्रयास करता है। बात करें इसकी तो यह समाज कैसे कार्य करता है, उसे कैसा होना चाहिए और उसे किन परिवर्तनों की आवश्यकता है, इन सब पर एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।
सामाजिक विचारधारा क्या करती है कि समाज कैसे काम करता है, उसे कैसा होना चाहिए, उसे किन परिवर्तनों की जरूरत है, इन सब के बारे में क्या करता है, एक विशेष दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सामाजिक विचारधारा अक्सर क्या करती है, समाज में शक्ति संबंधों, असमानताओं, न्याय, स्वतंत्रता और प्रगति जैसे जो मुद्दे होते हैं इनसे संबंधित होती है। क्या होती है सामाजिक विचारधाराएं, अक्सर समाज में जो शक्ति संबंध, असमानता, न्याय, स्वतंत्रता, प्रगति जैसे जो मुद्दे होते हैं इनसे संबंधित होती है। ये हमारे विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक प्रणालियों और सांस्कृतिक प्रथाओं को जन्म दे सकती है। ये क्या करती है, विभिन्न सामाजिक आंदोलनों, राजनीतिक प्रणालियों और सांस्कृतिक प्रथाएं होती है, इनको जन्म दे सकती है। बात करें इस उदाहरण की, तो हमारे जैसे पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद, नारीवाद, जातिवाद, ये सभी अलग अलग क्या होती है, सामाजिक विचारधाराएं होती है। ये सभी क्या अलग अलग सामाजिक विचारधाराएं हैं जिनकी समाज के विभिन्न पहलुओं जैसे हमारे अर्थव्यवस्था, लिंग, जाति, इनके बारे में अपनी अपनी विशिष्ट धारणाएं और लक्ष्य होते हैं। तो इस तरह हमने सामाजिक विचारधारा के बारे में जानने की कोशिश की। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है जाति और वर्ग में क्या अंतर है। तो इसकी बात करें तो जाति और वर्ग क्या होते हैं, सामाजिक स्त्रीगण की दो अलग अलग प्रणालियां, लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर होता है। बात करते हैं इनके अंतर के बारे में। पहले अंतर के बारे में बात करें, जैसे इस तरफ हमने जाति लिखा और इस तरफ हमने वर्ग लिखा, दोनों में अंतर की बात करें। सबसे पहले जाति की बात करें तो जाति एक सांस्कृतिक अवधारणा है। जाति क्या है, एक सांस्कृतिक अवधारणा, जबकि वर्ग क्या हमारे एक मुख्य रूप से आर्थिक अवधारणा है। जाति की बात करें तो जाति जन्म से प्राप्त होती है, मतलब प्रदत्त सामाजिक स्थिति होती है, इसमें व्यक्ति का कोई योगदान नहीं होता, व्यक्ति को ये स्थिति जन्म से ही प्राप्त होती है। जबकि हमारी वर्ग क्या होता है, योग्यता और प्रयास से प्राप्त होती है, मतलब ये अर्जित सामाजिक स्थिति है। ये क्या है, एक अर्जित सामाजिक स्थिति है। बात करें जाति की तो जाति एक बंद व्यवस्था है, जबकि वर्ग एक क्या होती है, खुली व्यवस्था होती है। जाति का आधार क्या होता है, जन्म होता है, जबकि वर्ग का आधार क्या होता है, शिक्षा, आय, पेशा, ये हमारे वर्ग के आधार होते हैं। जाति की बात करें तो एक ही जाति में विवाह अनिवार्य होता है, जबकि वर्ग की बात करें तो एक ही वर्ग में विवाह अनिवार्य नहीं होता है। जाति की बात करें तो इस जाति में प्रतिबंधित व्यवसाय होता है, जबकि हमारे वर्ग में प्रतिबंधित व्यवसाय नहीं होता। व्यक्ति की इच्छा और योग्यता ये मायने रखते हैं कि व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करेगा। जाति में क्या होता है, अपने ही सदस्यों के आचरणों पर क्या होता है, कठोर प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि वह उनका पालन नहीं करता तो उनका बहिष्कार कर दिया जाता है, जबकि वर्ग में ऐसा नहीं होता है। सदस्यों के आचरण पर प्रतिबंध नहीं होता, या फिर यदि होता है तो बहुत कम होता है। जाति में सदस्यों के मध्य आत्मीयता और सहयोग आधारित संबंध होते हैं। जाति में क्या होता है, सदस्यों के मध्य आत्मीयता और सहयोग आधारित संबंध होते हैं, जबकि वर्ग में क्या होता है, दिखावटी और स्वार्थ आधारित संबंध अधिक होते हैं। जाति में क्या होता है, निर्योग्यताएं और विशेषाधिकार होते हैं, जबकि हमारी वर्ग में क्या होता है, निर्योग्यता और विशेषाधिकार बिल्कुल नहीं होते, बल्कि कानूनी रूप से बाध्यताएं हो सकती है चाहे तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने समाजशास्त्र का एक टॉपिक वर्ग व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।